हेलो ऑल ऑफ यू। इन लास्ट लेक्चर पे हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। अब अगर हम क्वेश्चन नंबर 8 देखें तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या कहा गया है कि किसी चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन अपवाह विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन द्वारा अनुभव किए जाने वाले बल के कारण उत्पन्न होता है, लेकिन बल द्वारा उत्पन्न त्वरण उत्पन्न होना चाहिए, तब इलेक्ट्रॉन अपरिवर्तित औसत अपवाह वेग क्यों प्राप्त कर लेते हैं। मतलब इसमें सिंपली हमसे ये कहा गया है कि अगर हमारे पास कोई भी कंडक्टर है, ठीक है, कोई भी हम कंडक्टर ले रहे हैं, कोई भी कंडक्टर अगर हमने ले लिया तो अगर हम इसमें क्या करते हैं, आपका इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कराते, तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन्स मूव करने लगेंगे और इस समय जो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी होती है उसको हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्लियर। तो यहाँ पर आपसे स्टेटमेंट बोला है कि क्यों नहीं करते हैं या क्यों होते हैं, तो ये हमारे पास क्या होता है कि ये बार बार क्या होता है, इसके अंदर कोलाइड होता है, मतलब ये कोलाइड करना स्टार्ट करते हैं जिसके कारण ये अपने पृष्ठ से हट जाते हैं। ठीक है, तो अगर मैं इसके प्रॉपर आंसर की बात करूँ क्वेश्चन नंबर 8 के, तो यहाँ पर हमारे पास देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या रहेगा। जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो लगातार त्वरण प्राप्त करते हैं, लेकिन फिर भी एक औसत अपवाह वेग बनाए रखते हैं, मतलब उनके पास अपनी एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है। ठीक है, क्योंकि वे विद्युत क्षेत्र द्वारा त्वरित होने के कारण चालक के धनायनों से बार बार टकराते हैं, क्योंकि उनके पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड के अकॉर्डिंग ये क्या करेंगे कि मेटल के जो पॉजिटिव आयंस होंगे उससे बार बार क्या करते रहेंगे, ये कोलाइड करते रहेंगे। प्रत्येक टक्कर के बाद इलेक्ट्रॉन अपनी गति को क्या कर देते हैं, खो देते हैं, लेकिन फिर भी त्वरित हो जाते हैं। यह प्रक्रिया क्या होती, चलती रहती है। तब यह त्वरण वह टक्कर के बीच एक संतुलन बनाता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन को एक स्थिर अपवाह वेग उत्पन्न हो जाता है। मतलब कहने का मतलब है, अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन्स, जैसे ये इलेक्ट्रॉन ये आपस में कोलाइड कर रहे हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस आपस में कोलाइड कर रहे हैं, तो इसके पास जितनी इसकी एनर्जी होगी, जितनी वेलोसिटी होगी, उसको ये क्या कर देंगे, बिल्कुल ही खत्म कर देंगे। लेकिन फिर भी क्या होगा कि एक संतुलन बना रहता है इस एक्सीलरेशन के और इस कोलाइड के बीच में, जिसके कारण इसके पास एक अपना क्या आ जाता है, पर्टिकुलर अपवाह वेग आ जाता है। क्लियर है। तो इसके लिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए ये आपका आंसर रहेगा। 2 मार्क्स में इतना अगर आप लिख के आते तो इनफ है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 भी हमारा यहाँ पर फिनिश हो गया। ठीक है, ये 2025 का पेपर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास क्या है, अथवा करके और करके भी क्वेश्चन है और सेकंड भी है। ठीक है, तो हम यहाँ के और क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। तो इसमें 9 नंबर के क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि 20 सेंटीमीटर त्रिज्या की 200 कसकर लपेटे गए फेरों की किसी ऐसी वृत्ताकार कुंडली पर विचार कीजिए जिसमें 1 एम्पियर की विद्युत धारा बह रही है। तो कुंडली के केंद्र पर, तो सबसे पहले हमारे पास काम क्या होता है, हम सेंटर के फॉर्मूले को राइट करते हैं यहाँ पर। तो हमने पढ़ा था कि जो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड होता है वो होता है μ0/2 इंटू I/R। फिर मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास नंबर्स ऑफ टर्न भी गिवन है, यानी कि फेरों की संख्या भी गिवन है, तो इंटू में हम n ले लेते हैं। क्लियर है। अब कुछ नहीं करना, हमने वैल्यूज़ को पुट करना है। ठीक है, हमने यहाँ पर आपको पता है कि हमने एक वैल्यू पढ़ी है कि जो μ0/4 पाई की वैल्यू होती है वो होती है 10⁻⁻⁷। तो ये इसको मैं ऐसे भी तो ब्रेक कर सकती हूँ, μ0/2 इक्वल में आ जाएगा 2 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। क्लियर है। तो इस μ0/2 की जगह पे हम क्या वैल्यू को पुट करेंगे, देन b इक्वल्स टू हमारे पास आ जाएगा 2 पाई इंटू 10⁻⁷ इंटू I कितना है 1 एम्पियर और त्रिज्या कितनी है 20 सेंटीमीटर। तो I हो गया 1 और त्रिज्या हो गई 20 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 10⁻⁻2 एंड द फेरे नंबर ऑफ टर्म कितने दे रखे हैं आपको 200। तो ये हो जाएगा 200। बस आपने अब क्या कर देना है, सॉल्व। तो देखेंगे इसको किस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। 20 से 200 10 टाइम्स आपका कट होगा, देन b इक्वल में कितना आ गया 2 पाई इंटू 10 इंटू 10⁻⁻7 एंड देन -2 अप में जाकर हो जाएगा प्लस का 2। क्लियर। देन b इक्वल्स टू, अगर हम इसको सॉल्व करें, देखिए 10⁻1 और 10⁻2 दोनों प्लस में है तो 3 हो गया और -7, तो ये हो जाएगा 2 पाई इंटू 10⁻⁻4
क्लियर है। देन b इक्वल्स टू 2, पाई की वैल्यू होती है 3.14 एंड देन इंटू 10⁻⁻⁶। तो फाइनली हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, b इक्वल्स टू 4 2 जा 8, 2 2 जा एंड 3 2 जा 6 इंटू 10⁻⁻4 एंड b की यूनिट होती है टेस्ला या वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो फाइनली 9 नंबर के फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखो मैंने इतने इजी वे में आपको निकाल कर दे दिया। सेंटर के लिए आपको याद रखना है कि सेंटर के लिए फॉर्मूला होता है μ0/2 इंटू आई ओवर आर, और इनटू में आपके पास क्या आ जाएगा, n टर्म्स। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो बेसिकली मैंने एक बहुत इजी लैंग्वेज में आपको क्वेश्चन करके यहाँ पर दिखा दिया। ठीक है, ये 9 है। 9 की अगर मैं और की बात करूँ, जो सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन का आंसर है, इसके लिए हम एक नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। आंसर जो रहेगा 9 के और का, ठीक है, देखते हैं क्या दिया है हमें क्वेश्चन में। क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि 25 मिली हेनरी का एक शुद्ध प्रेरक 220 वोल्ट के एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जुड़ा है। यदि स्रोत की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है तो परिपथ का प्रेरकीय प्रतिघात एवं आरएमएस वैल्यू को ज्ञात कीजिए। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में हमने क्या करना है, पहले गिवन वैल्यू लिख लेते हैं। यानी कि 25 मिली हेनरी का एक प्रेरकत्व यानी कि इंडक्टर आपको गिवन है, तो हम इंडक्टर को क्या बोलते हैं, एल। तो देन एल की वैल्यू आपके पास हो गई 25 मिली हेनरी। तो आपको पता है मिली हेनरी को हमें हेनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 10⁻³ क्या आ जाएगा, हेनरी। क्लियर है। फिर इसके बाद आपसे कहा गया है 220 वोल्ट। वोल्ट में क्या होती है, वोल्टेज होती है आपके पास। तो हमारे पास जो वोल्टेज गिवन है V इक्वल्स टू आपको दिया है 220 वोल्ट। क्लियर। एंड देन एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत, यदि स्रोत की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है, आपको आवृत्ति कितनी दी है, यानी कि F इक्वल्स टू आपको दिया हुआ है 50 हर्ट्ज। तो आपको निकालना क्या क्या है, पहले निकालना है प्रेरणीय प्रतिघात, ठीक हो गया, और इसके बाद हमें क्या निकालना है, RMS वैल्यू ऑफ धारा या करंट। तो हमें फाइंड क्या क्या करना है, एक हमें फाइंड करना है XL और एक हमें फाइंड करना है IRMS वैल्यू। ठीक, तो IRMS हमें पता है ओम्स लॉ से, इसको तो हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं, V बराबर IR, I बराबर V ओवर R। बट अब सर्किट पे अगर हम देखें तो V हमारे पास है, बट R यहाँ पर हमें पता है कि सर्किट में हम क्या ले रहे हैं, प्रेरण प्रतिघात, यानी कि सर्किट पे ओनली हमारे पास कॉइल है। तो कॉइल के लिए R जो होता है, ये आपको आपने प्रूफ वाले चैप्टर में पढ़ रखा होगा, ठीक है, जो हमारा AC करंट था। तो I इसके लिए R जो होता है कॉइल के लिए, उसको हम बोलते हैं XL। यानी कि हमें IRMS वैल्यू निकालने के लिए क्या चाहिए, XL चाहिए, और XL इसने पहले फाइंड करने के लिए कहा है। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको आगे बढ़ाते हैं, XL निकालते हैं। तो हमें पता है, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम, कि जो XL होता है, XL की जो वैल्यू होती है वो होती है ओमेगा L। ठीक है, और ओमेगा क्या होता है, 2πf, ये फ्रिक्वेंसी आपने पढ़ा है, इंटू L। बस हमने वैल्यूज़ को पुट करना है। 2 पाई की वैल्यू 3.14 इंटू F की वैल्यू 50 हर्ट्स दे रखी है और L की वैल्यू 25 है, तो ये हो जाएगा 50 इंटू, और ये हो जाएगा आपके पास L है 25 इंटू 10⁻⁻3। देन XL इक्वल्स टू में हमारे पास क्या आएगा, अगर हम इसको सॉल्व करें तो 52 जा, ये तो हो गया हमारे पास 100 एंड इंटू 25 इंटू 3.14 इंटू 10⁻⁻3। अगर हम इसको देखें तो यहाँ पर ये आ जाएगा 2500 इंटू 3.14 इंटू 10⁻⁻3, जिसे हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 25 2 zeros प्लस के और ये माइनस का, यानी कि 10⁻⁻1 एंड देन 3.14।
अब हम क्या कर सकते हैं, इसको अगर हम माइनस पावर को अगर हम प्लस में ले जाएं तो ये कुछ इस टाइप से आ जाएगा, 25 इंटू 3.14 अपॉन में कितना आ जाएगा 10। तो जब हम इसकी मल्टीप्लाई करके 10 से डिवाइड करेंगे, यानी कि इसको मैं लिख सकती हूँ 2.5 और इंटू में 3.14, तो इनको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7.85। ओके, तो एक्सेल की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 7.85। ठीक, ये तो हमारे पास एक्सेल की वैल्यू आई है। फिर हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, आपको IRMS। तो ये मैंने अभी आपको बताया कि आई बराबर होता है V/R, लेकिन सर्किट में सिर्फ L है तो इसलिए XL हो जाएगा। देन V की वैल्यू है 220 वोल्ट और XL हमने अभी फाइंड कर लिया 7.85। देन फाइनली IRMS की जो वैल्यू आपके पास आएगी, अगर हम इसको सॉल्व करें, देन पॉइंट हटाकर आपके पास 2 जीरोज हम यहाँ पर आपका ग्रेटर करेंगे तो 7 2 जा 14, 7 3 जा 21 में ये ज़्यादा हो जाएगा, देन 7 2 जा 14। ओके, एंड देन आपके पास 8 बार कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, ये हो गई एम्पियर। तो फाइनली हमारे पास IRMS की वैल्यू इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आएगी 28 एम्पियर एंड एक्सेल की वैल्यू आएगी 7.85। तो आई होप आपको ये दोनों के दोनों क्वेश्चंस के आंसर समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो 9 का हमने इसका फर्स्ट पार्ट भी कर लिया एंड देन सेकेंड पार्ट भी कर लिया। नेक्स्ट आपसे क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 10, निम्न कथन से आप क्या समझते हैं। ठीक है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्या स्टेटमेंट है कि जो स्व प्रेरकत्व होता है, सेल्फ इंडक्टेंस जो होता है, वो यांत्रिकी में द्रव्यमान का विद्युत चुंबकीय अनुरूप है। कैसे, मतलब एनालॉग्स ऑफ मास इन मैकेनिक्स में, कि अगर मैं बात करूं तो किस तरीके से ये वर्क कर सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 का अगर मैं आंसर की बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आपके पास क्या होगा, इसको आप स्टेटमेंट के फॉर्म में ऐसे लिख के आएंगे कि इस कथन का अर्थ है कि जो स्व प्रेरकत्व है वो विद्युत चुंबक में उसी तरह कार्य करता है जैसे यांत्रिकी में द्रव्यमान, मतलब जैसे हमारी मैकेनिक्स में मास वर्क करता है उसी टाइप से इंडक्टेंस भी हमारे मैग्नेटिक इंडक्शन में बिहेव करता है। द्रव्यमान जिस तरह गति में परिवर्तन का विरोध करेगा उसी तरह स्व प्रेरकत्व विद्युत परिपथ में धारा में होने वाले परिवर्तन का विरोध करेगा। ये मोशन में आपका चेंजेस करता है, जबकि सेल्फ इंडक्टेंस करंट पे चेंजेस करता है या करंट पे चेंजेस करने का विरोध करता है। और ये सबके सब क्या दिखाते हैं, किस सिद्धांत पे काम करते हैं, जड़त्व के सिद्धांत पर काम करते हैं, जो दोनों प्रणालियों को एक समान बताती है। मतलब स्व प्रेरकत्व विद्युत चुंबक में उसी तरीके से काम करेगा जैसे यांत्रिकी में द्रव्यमान काम क्या करता है, गति में परिवर्तन का विरोध करता है, जबकि स्व प्रेरकत्व धारा में होने वाले परिवर्तन का विरोध करता है। और दोनों ही सेम आपकी कंडीशन हो जाती है इनर्शिया, जो थ्योरी ऑफ इनर्शिया है उससे ये दोनों हम कहते हैं कि दोनों के दोनों क्या है, सेम है। तो प्रॉपर वे में आप इस तरीके से इसका आंसर लिख के आएंगे क्वेश्चन नंबर 10 का। क्लियर। इसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 को अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, सूक्ष्म तरंगों का एक घरेलू अनुप्रयोग बताइए। इसमें सूक्ष्म तरंगों का उपयोग किस प्रकार होता है। तो सूक्ष्म तरंगों का एक घरेलू अनुप्रयोग बताएं तो हमारी जो माइक्रोवेव्स यूज होती हैं वो आपको पता है कि हमारे पास हम क्या करते हैं, माइक्रोवेव ओवन यूज करते हैं ना घरों पे खाना बनाने के लिए। तो वो हमारे पास एक अनुप्रयोग हमारे घर पे हो सकता है। और ये किस तरीके से वर्क करेगा, ओवन क्या है, जब हम इसमें मतलब यूज़ करते हैं, माइक्रोवेव ओवन का यूज़ करते हैं भोजन बनाने में, तो उस समय जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें वाइब्रेशन स्टार्ट होता है और वाइब्रेशन स्टार्ट होने पर एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, तो प्रॉपर वे में अगर मैं इसका आंसर देखूं तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर आपके पास रहेगा, सूक्ष्म तरंगों का एक घरेलू अनुप्रयोग माइक्रोवेव ओवन है, जिसका यूज़ हम खाना बनाने वाले गर्म करने के लिए किया जाते हैं। या तो हम खाने को बनाने में या खाने को गर्म करने के लिए इसका यूज़ करेंगे। इसमें माइक्रोवेव ओवन सूक्ष्म तरंगों का उपयोग करके भोजन में मौजूद जल के अणुओं को कंपन कराता है। मतलब वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में वाइब्रेशन होगा और जिससे एनर्जी ट्रांसफर होगी, और एनर्जी ट्रांसफर होने के बाद हमारे पास जो फूड होगा, जो भोजन होगा, वो क्या हो जाएगा बेटा, गर्म हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 11 का प्रॉपर आंसर हमारे पास ये हो गया। आपने क्या करना होता है, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में ऐसे कॉन्सेप्ट्स होते हैं कि जितना हमसे बोला गया है हमें उतना ही आंसर
आंसर लिखना होता है और उतने मार्क्स के लिए अकॉर्डिंग, मतलब नंबर के अकॉर्डिंग हमें अपने आंसर्स, तो इसके लिए 11 क्वेश्चन के लिए इनफ है इतना आंसर, ठीक है। देन नेक्स्ट बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 के फर्स्ट ऑप्शन पे, ठीक है। यहीं पे हम फिनिश करेंगे अपनी वीडियो को। क्या है क्वेश्चन नंबर 12, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी द्वारा प्रतिबिंब बनने का किरण आरेख दीजिए। ड्रॉ द रे डायग्राम फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो हमारे सिलेबस में दो हैं, एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप है और एक हमारे पास क्या है, आपका टेलीस्कोप है। तो सिर्फ हमसे रे डायग्राम बोला है 2 नंबर में, तो हम इसके दोनों बताएंगे। कब, जब ये इन्फिनिटी पे हो और जब ये हमारे पास क्या हो, एट द डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, मतलब न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट को रखा गया हो या इन्फिनिटी पे रखा गया हो। तो इसके पास हमारे देखो कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो है सूक्ष्मदर्शी, उसके लिए आपको ये फिगर ड्रॉ करना है। इसमें हमारे पास याद रखना 2 लेंसेज होते हैं, एक होता है ऑब्जेक्टिव लेंस, एक होता है आईपीस। ऑब्जेक्टिव लेंस, जब हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप की बात करते हैं, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की बात करते हैं, तो याद रखेंगे जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है वो छोटा बनाएंगे हम, और आईपीस लेंस जो होगा, नेत्रिका लेंस जो होगा वो हमारा बड़ा बनेगा, ठीक है। फिर इसके बाद हम यहाँ पर से ये ऑब्जेक्ट है हमारे पास, ए भी एक ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट से हमेशा 2 रे पास होती है, एक जाएगी आपके पास कोलाइड करेगी और एक सेंटर से जाएंगी। तो ये जो दोनों रेज आपस में मिलेंगी, जहाँ पर कट करती है, इंटरसेक्ट करती है, वहाँ पर हमारी इसकी इमेज बन जाती है। तो वही है सेम, अल्फा निकालेंगे, बी निकालेंगे, बट यहाँ पर हमें सिर्फ डायग्राम बोला है, तो आपने सिर्फ 2 नंबर में इस डायग्राम को बना के आना है, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन नंबर 12 तक समझ में आ गए होंगे। हमने 8, 9 का ऑप्शन, 10, 11 एंड 12, ठीक है। देन नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे 12 के ऑप्शन वाले क्वेश्चन से, जो है आपका कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। क्लियर है।